तो आज हम लोग तो करना है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में। तो इम्प्लांटेशन के बारे में जो उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, आज फर्टिलाइजेशन के बारे में ही पढ़ेंगे ज़्यादा। ठीक है, तो चालू करते हैं। मैंने एक चीज़ बताई थी मैंने एक चीज़ बताई थी, उससे पहले आ जाते हैं, वो उस चीज़ के ऊपर पहले आ जाते हैं कि जब हम लोग ने उसके एपिडिडमिस के बारे में पढ़ रहा था, जब हम लोग ने एपिडिडमिस के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने वहाँ पे एक टर्म को काटा था। मैंने वहाँ पे एक टर्म को काटा था जिसका नाम था डीकैपेसिटेशन। डीकैपेसिटेशन, हाँ कि ना? हाँ कि ना? मैंने वहाँ पे ये भी बोला था कि ये जो यहाँ पे पढ़ा देना थी डीकैपेसिटेशन होता है स्पर्म का, वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैंने वहाँ पे नहीं पढ़ाया। अब यहाँ पे वो टर्म पढ़ाता हूँ डीकैपेसिटेशन, यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। हम लोग ने स्पर्म का स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया है, हाँ कि ना? यस सर। तो डीकैपेसिटेशन किधर होगा? एपिडिडमिस में। किधर होगा? एपिडिडमिस में। पहली बात ये याद रखनी है, किधर होगा ये? एपिडिडमिस में, हाँ कि ना? यस सर, ये बात हम लोग तो समझ में आती है कि ये एपिडिडमिस में होगा। अब डीकैपेसिटेशन में होता क्या है? चाहते थे हैं डीकैपेसिटेशन में होता क्या है? मैंने क्या बताया था? एक्लोजोम के ऊपर एक कोलेस्ट्रॉल का वो रहता है, क्या रहता है? कैप्सुलिका रहता है। ये जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म का हेड है, यहाँ पे जो जो वो है एक्लोजोम, यहाँ पे जो एक्लोजोम है, ये मतलब कि ये जो एक्लोजोम है स्पर्म के हेड में, इसके यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहती है? कोलेस्ट्रॉल की एक लेयर प्रेजेंट रहती है। कोलेस्ट्रॉल की एक लेयर प्रेजेंट रहती है और इस लेयर को क्या बोलते हैं? गीलिया कपाइटस। क्या बोलते हैं? गीलिया कपाइटिस। क्या बोलते हैं इसे? गैलिया कपाइटिस। गीलिया बोल रहा था, गैलिया कपाइटिस, हाँ कि ना? मैंने क्या बोला था? गैलिया कपाइटिस रहता है, हाँ कि ना? ये किसकी लेयर लेती है? कोलेस्ट्रॉल की, हाँ कि ना? यस सर। ये किसकी लेयर लेती है? कोलेस्ट्रॉल की। तो स्पर्म के हेड में ये जो लेयर है, इसी का बनना, स्पर्म के हेड में जो एक्लोजोम है उसके ऊपर इस लेयर का बनना, या एक्लोजोम तो के टिप को इस लेयर से ढकने के प्रोसेस को ही डीकैपेसिटेशन बोला जाता है। मतलब सर, अल्लो ने पला स्पर्म के स्ट्रक्चर में उसके एक्लोजोम के ऊपर एक कोलेस्ट्रॉल की लेयर रहती है कैप्सूल की, जिसका नाम है गैलिया कपाइटिस। अब गैलिया कपाइटिस का बनना ही डीकैपेसिटेशन कहलाता है और ये किधर होता है? एपिडिडमिस में होता है, एपिडिडमिस में होता है। अब ऐसा बनता क्यों है? बेसिकली आप तो समझने की बात है। मान लो ये है एक स्पर्म का हेड, अभी मैं स्पर्म का हेड बना रहा हूँ और यहाँ पे प्रेजेंट है ये एक्लोजोम। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म तो होता नहीं है इधर हेड के इस वाले पार्ट में, तो ये एकदम मेम्ब्रेन से चिपका हुआ रहता है और एक्लोजोम के यहाँ पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। रिसेप्टर नहीं बोल सकते हो, यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। रिसेप्टर यहाँ नहीं प्रेजेंट रहता है, ये क्या रहता है? बाइंडिंग प्रोटीन। यह क्या रहता है? बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या रहता है? बाइंडिंग प्रोटीन, हाँ कि ना? ये क्या रहता है? बाइंडिंग प्रोटीन, हाँ कि ना? यहाँ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है? बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। अब ये बाइंडिंग प्रोटीन क्यों प्रेजेंट रहता है? याद करो, मैंने क्या बोला था? सेक्सुअल लिपोसक्शन में, या लिपोसक्शन का मतलब क्या होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म बनाता है, और सेक्सुअल लिपोसक्शन में जहाँ पे स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज कर लें एक दूसरे तो वहां पे सेम स्पीसीज का स्पर्म सेम स्पीसीज के ओवम को फर्टिलाइज करेगा, तभी को सेम स्पीसीज का वो होगा, चाहते थे ऑफ स्प्लिन पैदा होगा। मतलब यह इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि उसी स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहा है, उसी स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहा है, क्या नेचर ये इंश्योर नहीं करेगा कि जिस स्पीसीज का ओवम है उसी स्पीसीज का स्पर्म उसे से फर्टिलाइज कर पाए? किसी और स्पीसीज का गलती से चल भी देता है किसी भी कारणवश, तो वो उसे फर्टिलाइज ना कर पाए, हाँ कि ना? उसे फर्टिलाइज ना कर पाए, क्या ये इंश्योर करेगा नेचर? यस सर। तो वो इंश्योर इस बाइंडिंग प्रोटीन के द्वारा करता है, वो इंश्योर इस बाइंडिंग प्रोटीन के द्वारा करता है। अब क्या होता है? ओवम के ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो रिसेप्टर्स, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, ये क्या रहते हैं? स्पीसीज स्पेसिफिक। मतलब ये एक स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक रहते हैं, मतलब ह्यूमन के लिए ये ऐसे ही होंगे,
डॉग के लिए ये ऐसे ही होंगे, कैट के लिए ये ऐसे होंगे, काऊ के लिए ऐसे होंगे, लॉयन के लिए ये ऐसे होंगे, टाइगर के लिए ये ऐसे ही होंगे। समझ में आया? तो ये एक स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक लेते हैं, और एक स्पेसिफिक रिसेप्टर एक स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन के साथ ही बाइंड करता है, और वो बाइंडिंग प्रोटीन उसी स्पीसीज के मेल में पाया जाता है। मतलब ह्यूमन के ओवम में जो रिसेप्टर है, वो उस पे प्रेजेंट जो रिसेप्टर है वो सिर्फ उस बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करेगा जो ह्यूमन के मेल्स के स्पर्म के ऊपर पाया जाएगा। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। अब ये बताओ, ये बाइंडिंग प्रोटीन है क्या? प्रोटीन है, सिंपल सा। तो क्या ये खराब होने के चांसेस है? तो आंसर है यस। इसीलिए इसे एक कोलेस्ट्रॉल की लेयर से ढक दिया जाता है, इसे एक कोलेस्ट्रॉल की लेयर से ढक दिया जाता है, और इसी तो बोलते हैं हम लोग गैलिया कपाइटिस। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? गैलिया कपाइटिस। और इस चीज के फॉर्मेशन, इस कोलेस्ट्रॉल की लेयर की फॉर्मेशन तो क्या बोलते हैं? डीकैपेसिटेशन। डीकैपेसिटेशन, डीकैपेसिटेशन। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। अब समझ में आया मैं वहां पे क्यों बोला था, क्योंकि हम लोग तो ये गैलिया कपाइटिस सही से नहीं पता था, ओवम के बारे में सही से नहीं पता था। समझ में आया? ठीक है। अब हम लोग चालू करते एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन के बारे में। एक्चुअल में हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में चालू करते हैं। किसके बारे में चालू कर लें? फर्टिलाइजेशन। हाँ कि ना? ये सर, फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग चालू कर ले। सिंपल सी बात है, समझने नहीं थी। फर्टिलाइजेशन है क्या? बेसिकली ये प्रोसेस है जिसके थ्रू मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, और उनके फ्यूजन से बनता क्या है? डिप्लॉइड जाइगोट। क्या है? बनता है डिप्लॉइड जाइगोट। तो क्या फर्टिलाइजेशन एक सिंगल स्टेप में होने वाला चीज है? नहीं, ये एक प्रोसेस है जिनमें कुछ मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। हाँ कि ना? यस सर। इसमें क्या होता है? यूनियन होता है, किसका? यूनियन होता है और मेल एंड फीमेल गैमेट। इसमें क्या होता है? यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्या होता है इसमें? यूनियन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का। हाँ कि ना? मेल एंड फीमेल गैमेट का यूनियन होता है। हाँ कि ना? और क्या बनता है? और इससे क्या बनता है? डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। इससे क्या बनता है? डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। इससे क्या बनता है? डिप्लॉइड जाइगोट। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ये बात याद रखना, अगर डिप्लॉइड जाइगोट नहीं बना, डिप्लॉइड ज़ायगोट नहीं बना तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं है। अगर डिप्लॉइड ज़ायगोट नहीं बना तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं है। ये बात याद रखने की जरूरत है। यस सर। हाँ कि ना? यस सर। अब फर्टिलाइजेशन में होता क्या है? इन दोनों के मेल और फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस क्या करते हैं? फ्यूज कर जाते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं। तो ये दोनों न्यूक्लियस क्या थे? हैप्लॉइड थे, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम लेके जा रहे थे। अब जब फ्यूज हुए तो सिंगल सिंगल क्रोमोसोम सेम प्रकार के क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 1 ऑफ फीमेल एंड क्रोमोसोम 1 ऑफ मेल मिलके क्या बना लेंगे? पेयर बना लेंगे, और क्या कहलाएंगे? डिप्लॉइड। हाँ कि ना? यस सर। तो ये पैरेंटल कहलाता है। मान लेते हैं ये बता देते हैं फादर से आया है, तो पैटर्नल कहलाता है। बेसिकली पैटर्नल कैलेटल जो है, और ये मैटरनल कैलेटल जाइगोट में आया कहाँ से? किस प्रोसेस के थ्रू आया? तो आंसर होगा जब दोनों फ्यूज किए तभी आया। मतलब पैटर्नल और मैटरनल कैलेटर कैसे पास ऑन हो रहा है? आंसर है फर्टिलाइजेशन के कारण। तो अगर मैं पूछूं, क्या विदा क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा था स्टेटमेंट, कैन यानी दी पैटर्नल एंड मैटरनल कैरेक्टर कैन बी ट्रांसफर्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन? तो आंसर होगा नहीं, बिना फर्टिलाइजेशन के वो ट्रांसफर हो ही नहीं सकते। हाँ कि ना? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो क्या फर्टिलाइजेशन सिंगल स्टेप में होता है? तो मैंने क्या बोला? नहीं, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। तो इनमें क्या क्या स्टेप आते हैं? पहला स्टेप क्या आता है? सिनगेमी। पहला क्या स्टेप आता है? सिनगेमी। हाँ कि ना? पहले क्या आता है? सिनगेमी। हाँ कि ना? पहला क्या आता है? सिनगेमी। सिनगेमी में क्या होता है? सिनगेमी में क्या होता है कि ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, दोनों आके क्या कर जाते हैं? फ्यूज कर जाते हैं। दोनों आके फ्यूज कर जाते हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। दोनों आके फ्यूज कर जाते हैं। कैसे? ऐसे लोग जाओ, ऐसे करते फ्यूज कर जाते हैं। अब क्या होगा? पहले इनका क्या बनेगा? पहले इनका वो मिलेगा क्या? ये मान लो इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसमें न्यूक्लियस और ये इसमें न्यूक्लियस। ठीक है। तो पहले दोनों का साइटोप्लाज्म में मिलेगा। तो ये क्या हुआ? ये यूनियन हुआ मेल और फीमेल गैमेट था, तो ये होता है सिनगेमी।
फिर जब दोनों की साइटोप्लाज्म की इंटरमिक्सिंग हो जाती है, वो सिनगेमी के बाद होता है, और इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी। इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी। इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी। हाँ कि ना? यस सर। अब प्लाज्मोगेमी तो हो गई। अब प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होगा? न्यूक्लियस मिलेगा, तभी तो डिप्लॉइड ज़ायगोट बनेगा। हाँ कि ना? तो अब क्या होंगे? न्यूक्लियस मिलेंगे। अब क्या होंगे? न्यूक्लियस मिलेंगे, ऐसे करते। हाँ कि ना? दोनों के न्यूक्लियस मिलेंगे। अब न्यूक्लियस मिलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? जो प्लाज्मोगेमी के बाद होगा वो होगा कैलियोगेमी। वो क्या होगा? कैलियोगेमी। ऑब्वियस सी बात है। प्लाज्मा यानी उसके लिए, साइटोप्लाज्म के लिए शब्द होता है प्लाज्म, और उसके लिए न्यूक्लियस के लिए यूज होता है कैलियो, और गैमी का मतलब होता है इंटरमिक्सिन। हाँ कि ना? इसका मतलब जो प्लाज्मोगैमी है उनमें साइटोप्लाज्म की इंटरमिक्सिन हो रही है, और कैलियोगैमी में न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। अब क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो वो बनेगा न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियर फ्यूज हो गए। अब इसमें क्रोमोसोम आपस में पेयर बना लेंगे। क्रोमोसोम वन वन मेल से आया हुआ वन, और फीमेल से आया हुआ वन वन, एक पेयर बना लेंगे। क्रोमोसोम नंबर टू, क्रोमोसोम नंबर टू मिलके एक पेयर बना लेंगे। क्रोमोसोम नंबर थ्री, क्रोमोसोम नंबर थ्री मिलके एक पेयर बना लेंगे। और इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे आपका एमपी, एमपी मिक्सेस। इसे को क्या बोलेंगे? एमपी मिक्सेस। हाँ कि ना? यस सर। इसे क्या बोलेंगे? एमपी मिक्सेस। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? यस सर। इसे क्या बोलेंगे? एमपी मिक्सेस। ठीक है। तो चार जो स्टेप्स हुए, चार प्रोसेसेस हुए। हाँ कि ना? एक हुआ सिनगेमी, फिर प्लाज्मोगेमी, फिर कैलियोगेमी, फिर एम्फीमिक्सिस। सिनगेमी होता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। प्लाज्मोगेमी होता है साइटोप्लाज्म का इंटरमिक्सिंग। कैलियोगेमी होता है न्यूक्लियस का बता देते हैं मिलन। यानी तो यहाँ पे हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलते हैं बेसिकली। तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस के एक और शब्द यूज किया जाता है, प्लो न्यूक्लियस। हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ पे बोल जाता है इंटर फ्यूजन ऑफ प्लो न्यूक्लियस या फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओवम। फिर क्या होता है? एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस क्या होता है? इंटरमिंगलिंग। यहाँ पे एम्फीमिक्सिस में जो टर्म यूज किया जाता है वो इंटरमिंगलिंग यूज किया जाता है। तो जी यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो रही, यहाँ पे वो पेयर बना ले, तो इसीलिए यहाँ पे वो ये शब्द यूज होता है इंटरमिंगलिंग। हाँ कि ना? ऑफ देयर क्रोमोसोम। हाँ कि ना? ऑब्वियस ही बात है यार, ऐसे ही होंगे। जब दो सेल आपस में फ्यूज करेंगे तो पहले उनका आपस में एक साथ उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जुड़ेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जुड़ेगी तो साइटोप्लाज्म मिक्स होगा, फिर साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया, फिर न्यूक्लियस मिक्स होगा। हाँ कि ना? फिर न्यूक्लियस में उनके जो क्रोमोसोम है वो आपस में पेयर के फॉर्म में अरेंज होंगे। सिंपल सी बात है, एकदम कॉमन सेंस है। तो जब दोनों गैमेट्स आके मिले, तब सिनगेमी, जब उनके साइटोप्लाज्म भी मिल गया तब प्लाज्मोगेमी, फिर न्यूक्लियस मिल गया उसे कैलियोगेमी, और जब बता देते हैं क्रोमोसोम पेयर बना लिए उसे बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। हाँ कि ना? यस सर। तो ये तो प्रोसेसेस हो गई थी, ये सब चीजें एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन में हो रही हैं। पर वो क्या मैकेनिज्म थी, किस तरीके से होता है पूरा फर्टिलाइजेशन तक का प्रोसेस, समझनी थी है। तो हम लोग ने जितना भी पढ़ा उसे हम लोग ने अभी तक हम लोग ने लिपोसक्शन में जितना भी पढ़ा मुझे तीन चीजों में बांट के पढ़ा है। एक प्री लिपोदक्टिव प्रोसेसेस, यानी एक प्री फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस। हाँ कि ना? हाँ कि ना? एक फर्टिलाइजेशन का समय। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे हम लोग। एक क्या पढ़ेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सिंपल सी बात याद रखनी है, एक हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोग ने क्या बोला कि कैसे गैमेट्स बनते हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। फिर फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे कि उनका यूनियन कैसे होता है, वो आपस में आके मिलते कैसे हैं, फिर फर्टिलाइज कैसे होते हैं। फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे कि उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, जो जाइगोट बना अब वो डेवलप कैसे होगा, इम्प्लांट कैसे होगा। हाँ कि ना? यस सर। तो अब हम लोग आते हैं फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट पे कि मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म क्या है? सिंपल सी बात है, फर्टिलाइजेशन के मैकेनिज्म पे आते हैं। तो पहला क्या होगा? इंसेमिनेशन। सिंपल सी बात है, मेल अपने पेनिस के थ्रू फीमेल के लिपोदक्टिव सेलेट में अपने सीमेन को इंसेमिनेट करेगा ड्यूरिंग कोइटस या कॉप्युलेशन। हाँ कि ना? तो पहला स्टेप क्या होगा? इंसेमिनेशन। तो दी मेल और फीमेल जो गैमेट्स है वो अलग अलग बॉडी में बन रहे हैं, तो उसे किसी एक बॉडी में आना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। हाँ कि ना? और फीमेल बॉडी में आते हैं
तो मेल अपने उसे सीमेन को क्या करता है, रिलीज करता है इन वेजाइना थ्रू पेनिस, हाँ कि ना, इन वेजाइना थ्रू पेनिस। समझ में आया? यस सर, थ्रू पेनिस, हाँ कि ना, यस सर, थ्रू पेनिस। समझ में आया? यस सर। इसमें क्या होता है, कोइटस होता है और कॉपुलेशन होता है। इसमें क्या होता है, कोइटस होता है और कॉपुलेशन होता है, हाँ कि ना। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। अब कोइटस और कॉपुलेशन मतलब इसमें जो ये फीमेल वेजाइना है, इसमें मेल का जो पेनिस है वो ऐसे एंटर कर जाता है, हाँ कि ना। फिर सेक्सुअल फीलिंग के साथ आने पे एक एक पीक आने पे फिर वो रिलीज कर देता है, हाँ कि ना। समझ में आया? यस सर। फिर दूसरा क्या है, इंसेमिनेशन के बाद क्या होता है, कैपेसिटेशन। डीकैपेसिटेशन क्या है, वो जो बाइंडिंग प्रोटीन था उसका गीलिया कपाइटस से ढक जाना, हाँ कि ना। यस सर। अब यहाँ पे कैपेसिटेशन में क्या होगा, कैपेसिटेशन में क्या होगा, स्पर्म में वो जो गीलिया कपाइटस की लेयर बनी थी, मतलब डीकैपेसिटेशन में क्या हुआ, बाइंडिंग प्रोटीन तो ढकते हुए ये गैलिया कपाइटस की एक लेयर बन गई। बाइंडिंग प्रोटीन तो ढकते हुए ये कोलेस्ट्रॉल की एक गैलिया कपाइटस की लेयर बन गई, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना, यस सर। अब क्या होगा बेसिकली, अब क्या होगा बेसिकली, बता देते हैं। अब क्या होगा, समझने की बात है। अब जो ये वो है कौन, अब ये जो स्पर्म का हेड था जिसमें गैलिया कपाइटस की वो बन गई कि कोलेस्ट्रॉल की लेयर, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका रिमूवल होगा, उसका क्या होगा, रिमूवल होगा, उसका क्या होगा, रिमूवल होगा। तो ये बेसिकली कैपेसिटेशन होता क्या है, ये होता है कि जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है कि कितना अच्छे से फर्टिलाइज कर रहा है, कितना फर्टिलाइज कर पाएगा, हाँ कि ना। तो जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है स्पर्म की, उसे बढ़ाने का तरीका होता है, हाँ कि ना। फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी, स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ाने का तरीका होता है, हाँ कि ना। अब ये किधर होता है, ये किधर होता है कैपेसिटेशन, सिंपल सी बात है, ये किस में हो रहा है, फीमेल लिपोदक्टिव तलैट में। किस में हो रहा है, फीमेल लिपोदक्टिव तलैट में। और किसके कारणवश हो रहा है, क्या इसमें सीमेन के सिक्रीशन काम कर लें, तो आंसर है नहीं। इसमें यूटेलाइन सिक्रीशन मतलब यूटलस के सिक्रीशन काम कर लें, हाँ कि ना। तो इसमें कौन मदद कर रहा है, यूटलस के जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं वो जो चीजें सिक्रीट कर लें वो इसमें मदद करते हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर। अब सर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी, स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी। हालांकि मैंने बताया तो था कि नेचर इंश्योर करता है कि एक स्पीशीज का ही ओवम उसी के स्पीशीज के स्पर्म के साथ वो करे फर्टिलाइज। तो जब तक गैलिया कपाइटस इसके ऊपर चले रहेगी तब तक क्या बाइंडिंग प्रोटीन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, नहीं करेगा। तो ये ओवम में स्पर्म घुस नहीं पाएगा, फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो इस गैलिया कपाइटस को हटाने की जरूरत है, मतलब उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है, सिंपल सी बात है। अब चलो हम लोग ने तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिमूवल करते हैं किसका, गैलिया कपाइटस का, रिमूवल ऑफ गैलिया कपाइटस, हाँ कि ना। इसमें क्या किया हम लोग ने, रिमूवल किया गैलिया कपाइटस का, हाँ कि ना। ये सर, गैलिया कपाइटिस का, इसमें अल्लो ने क्या किया, वो किया कैपाइटिस का, अल्लो ने क्या किया, रिमूवल किया। अब क्या होता है इसमें, सिर्फ गैलिया कपाइटिस का तो वो हो जाता है क्या, रिमूवल से हो जाता है क्या, नहीं सर। इसमें क्या करते हैं, इसमें स्पर्म की अल्लो वो बढ़ा लें, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, हाँ कि ना। यस सर। तो स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी बना ले, तो स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कैसे होगी, जो सा स्पर्म पहले जाते फर्टिलाइज कर दे, हाँ कि ना। जो सा स्पर्म पहले जाते फर्टिलाइज कर दे, मतलब स्पर्म के बीच में लेस होने वाली है, तो स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की स्पीड बनानी होगी। तो इसमें कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है, इसमें क्या होता है, कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है। जो सीमेन में कैल्शियम प्रेजेंट है वो यूटिलाइन सिक्रीशंस के कारण के स्पर्म में एंटर करने लगता है, हाँ कि ना। जिससे कारण क्या होता है, जो अंदर वो है उसके अंदर फ्लैजिलर मूवमेंट करवाने वाले उनकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, हाँ कि ना। यस सर। अब स्पर्म जो है वो सेकेंडली oocyte के तरफ मूव करना चालू कर देता है, स्पर्म जो है वो बता देते हैं किसके तरफ मूव करना चालू कर देता है, बता देते हैं सेकेंडली oocyte। अब यहाँ पे एक चीज बननी है कि स्पर्म की जो वैलिडिटी है, स्पर्म कितने दिन तक सही रहता है, मतलब इनसेमिनेट हुआ तो वो कितने दिन तक वायबल रहेगा, मतलब वो जिंदा रहेगा, अपना फर्टिलाइज कर पाएगा, यानी इन दिनों के इतने दिन में अगर वो फर्टिलाइज कर लिया तब जाइगोट बनेगा। तो आंसर है 3 दिन, 3 दिन
तक वाइबल रहते हैं, मतलब अपना काम कर पाते हैं। 72 आवर्स ले लो, इसे क्या ले लो, 72 आवर्स, हाँ कि ना, इसे क्या ले लो, 72 आवर्स। पर ओवम कितने दिन तक वाइबल रहता है ये भी मैटर करेगा। तो एट द एंड फर्टिलाइज कौन हो रहा है, ओवम, किससे, स्पर्म से। तो फर्टिलाइज कौन कर रहा है, वो कितने दिन तक अपना काम कर पा रहा है, प्लस जो फर्टिलाइज हो रहा है वो अपने कितने दिन तक काम यानी कितने दिन तक काम कर पा रहा है। तो ओवम कितने दिन तक काम कर पाता है, तो आंसर है ओव्यूलेशन के एक दिन बाद तक ही वो काम कर पाते हैं, मतलब 1 डे। मतलब ओव्यूलेशन आज हुआ अगर 4 बजे, तो अगले अगले दिन के 4 से 5 बजे तक अगर फर्टिलाइज होना है तभी तक फर्टिलाइज होगा, वरना ओवम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ओवम क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो इसमें एक दिन मतलब कितने, 24 आवर्स तक ही वो वाएबल रहता है, हाँ कि ना, वो 24 आवर्स तक ही अपना काम कर पाता है, 24 आवर्स तक ही वो वाएबल रहता है, वो क्या रहता है, वाएबल रहता है, हाँ कि ना। तो अगर ये 3 दिन तक ले ला और ये 1 दिन तक ले ला है तो टाइम बहुत कम है। तो क्या स्पर्म और ओवम को क्या साइमल्टेनियसली एम्प्यूला में नहीं पहुंचना होगा, आंसर है यस, आंसर है यस। तो इन्हें साइमल्टेनियसली किधर पहुंचना होगा, एम्प्यूला में पहुंचना होगा, इन्हें किधर पहुंचना होगा, और साइमल्टेनियसली किधर पहुंचना होगा, साइमल्टेनियसली इन्हें एम्प्यूला में पहुंचना होगा, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, समझ में आया, यस सर। अब अब तो जिन जो कपल डॉक्टर चाहते थे प्रेगनेंसी प्लान कर ले रहे थे, उन्हें डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप अपने चेक लगे ओव्यूलेशन के ऊपर, ताकि आप उन्हें बोलते हैं डॉक्टर चेक रखें कि वो अपने ओव्यूलेशन डेज के ऊपर और उसी के एक दिन पहले या उसी दिन आप कॉपुलेशन करें, ये डॉक्टर बोलता है। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है, हाँ कि ना, यस सर। अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है ओव्यूलेशन में, क्या होता है, ओवम जो निकलता है, हम लोगों ने उसका पढ़ा है कि बाहर उसके क्या लेती है, कोलोना लेडिएटा की लेयर लेती है, हाँ कि ना, कोलोना लेडिएटा की लेयर लेती है, हाँ कि ना, ये सर, कोलोना लेडिएटा की लेयर लेती है। मैं वो है क्या मेरे पास, हाँ देखो, नहीं वो वाला डायग्राम है क्या, नहीं हुआ, नहीं है यार मेरे पास वो वाला डायग्राम, हाँ ये ला। तो देखो, ये कोलोना लेडिएटा की लेयर है, ठीक है, कोलोना लेडिएटा की लेयर है। अब स्पर्म जब आएगा तो उसे पहले कोलोना लेडिएटा की लेयर को भेज देना पड़ेगा। तो कोलोना लेडिएटा की लेयर जो है, ये जो सेल्स हैं वो आपस में किसके थ्रू चिपके रहते हैं, ये किसके थ्रू चिपके रहते हैं, हाई एल्यूलोनिक एसिड के थ्रू, किससे, हाई एल्यूलोनिक एसिड के थ्रू, हाँ कि ना, यस सर। हाई एल्यूरोनिक एसिड का नाम आपने कहीं और भी सुना होगा, स्पेशली लड़कियां, क्योंकि जो मेकअप आता है उसमें हेल्यूरोनिक एसिड का जिक्र होता है, ये वही हेल्यूरोनिक एसिड है जिससे क्या होता है, कोलोना लेडिएटा के सेल्स हैं आपस में चिपके रहते हैं। तो जब इसे स्पर्म को वो करना होगा, क्या करना होगा, भेदना होगा, तो उसे इस हाइलोनिक एसिड को तोड़ना पड़ेगा। तो यही चिपका के रखा हुआ है सेल्स को, तो इसके तोड़ने के लिए एंजाइम किस में प्रेजेंट होने चाहिए, तो आंसर है कोलोना लेडिएटा को तोड़ने के लिए, हाई एल्यूलोनिक एसिड तो तोड़ने के लिए एंजाइम किस में प्रेजेंट होना चाहिए, तो आंसर है स्पर्म के एक्लोजोम में, आंसर है स्पर्म के एक्लोजोम में। तो स्पर्म के एक्लोजोम में जो एक वो रहता है डाइजेस्टिव एंजाइम जिसका नाम है हाई एल्यूलोनिक, वापस से लिख देता हूँ, हाई एल्यूलो हेल्यू नो हेल्यूलोनिडेज, हेल्यूलोनिडेज एंजाइम वहां पे रहता है, हाँ कि ना, ये सेल जिससे क्या होता है, जो हाई एल्यूलोनिक एसिड तो तोड़ देता है। अब क्या होगा, अब ये जो जोना पेल्यूसिडा की लेयर है, ये मैंने क्या बताया था कि नॉन वो है, चाहते हैं ये ए सेल्यूलर है, मतलब ये सेल्स की नहीं बनी हुई। तो इसमें क्या प्रेजेंट लेते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट लेते हैं जो स्पीसीज से स्पेसिफिक होते हैं, पहले बताया था, जो बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करते हैं, हाँ कि ना। तो ह्यूमंस में इन रिसेप्टर्स का नाम क्या है, जीपी3, जीपी3, जीपी कहाँ से है, जोना पेल्यूसिडा, सिंपल सी बात है। और ये क्या है, स्पीसीज स्पेसिफिक रिसेप्टर, ये क्या है, स्पीसीज स्पेसिफिक रिसेप्टर, मतलब ये एक स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक है कि इस स्पीसीज के यही रहेगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। और जोना पेल्यूसिडा किसकी बनी रहती है, किसकी बनी रहती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी रहती है, इतनी बात याद रखनी है, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। अब क्या होता है, एक्लोजोम में क्या है, हाई एल्यूलोनिडेसी सिर्फ है, नहीं सर, उसमें और भी एंजाइम्स हैं,
हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। तो वो एंजाइम जोन जैसे ही इस रिसेप्टर से बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड किया, एक्लोजोम तो सिग्नल चल देगा। एक्लोजोम अपने अंदर से ऑल एंजाइम निकालेगा ताकि वो इस ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर को भेज पाए जोना पेल्यूसिदा की लेयर को। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम क्या है? एक्लोसिन। उसका नाम क्या है? एक्लोसिन। ये क्या करता है? इसका एक्चुअल नाम क्या है? इसका एक्चुअल नाम है जोनालाइसिन। जोनालाइसिन, जोनालाइसिन मतलब जो जोना को तोड़ने के काम है। और यहाँ पे जोना जोना कौन है? यहाँ पे जोना जोना एक ही जोना पेल्यूसिदा है। हाँ कि ना? यस सर। तो वो जोना पेल्यूसिदा तो भेजने के काम आता है। जोना पेल्यूसिदा तो भेजने के काम आता है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आई इतनी बात? इतनी बात समझ में आई 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 आई। अब एक बात समझनी है, यहाँ पे स्पर्म आया तो ये जो स्पर्म है ये आया तो इसे भेदा। अब एक बार में ये इंश्योर किया जाता है कि एक ही स्पर्म पेनिट्रेट कर पाए। ये चीज इंश्योर की जाती है कि एक बार में एक ही स्पर्म पेनिट्रेट कर पाए। तो जैसे ही एक स्पर्म जोना पेल्यूसिदा तो भेद के अंदर घुसता है, वैसे ही वहां पे कुछ चेंजेस होते हैं जिसके कारण उसकी मेम्ब्रेन टफ हो जाती है। और उससे क्या होता है? ऑल स्पर्म उसमें एंटर नहीं कर पाते। पर कई बार एक्सेप्शन इस चीज के भी रहते हैं, मल्टीपल स्पर्म एंटर कर जाते हैं, 2 से 3। हाँ कि ना? ये सर। तब ये जो स्पर्म जो एंटर करेगा, क्या ये सिर्फ इसका हेड एंटर करेगा? तो आंसर है नहीं, ये पूरा का पूरा स्पर्म एंटर कर जाता है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? तो जैसे ही जोना पेल्यूसिदा को कौन भेदा? स्पर्म भेदा। और स्पर्म साइटोप्लाज्म में आ गया किसके? किसके? ओवम के। तो क्या होता है कि सेकेंडली oocyte अपना सेकेंड मियोसिस जो मियोसिस 2 में अटका हुआ था वो मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेता है। हाँ कि ना? और क्या बन जाता है? ओवम बन जाता है। क्या बन जाता है? ओवम बन जाता है। क्या बन जाता है? ओवम बन जाता है। अब जब ओवम बता देते हैं, यहाँ पे क्या हुआ? जब स्पर्म एंटर कर रहा था तो क्या उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर गई? यस सर। यस सर। तो जो जोना पेल्यूसिदा तो जैसे ही भेजा वहां से क्या चालू हो गया? वहां से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चालू हो गया। तो दी जोना पेल्यूसिदा से जस्ट बाद कौन लेता है? जस्ट बाद आता है साइटोप्लाज्मा की लेयर लेती है। हाँ कि ना? यस सर। साइटोप्लाज्मा की लेयर लेती है। तो जैसे ही स्पर्म साइटोप्लाज्मा की लेयर तक आया, उससे स्पर्म की साइटोप्लाज्मा फ्यूज की मतलब सिनगेमी चालू हो गई। सिनगेमी चालू हो गई। फिर उसके बाद क्या हो जाती है? प्लाज्मोगेमी हो जाती है। अब क्या होगा? अब न्यूक्लियस स्पर्म का और बता देते हैं ओवम के एक ही साथ है। अब क्या होगा? कैलियोगेमी होगी। हाँ कि ना? फिर क्या होगी? एम्फीमिक्सिस होगी। फिर क्या होगी? एम्फीमिक्सिस होगी। और एम्फीमिक्सिस होने से क्या होगा? डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। एम्फीमिक्सिस होने से क्या होगा? डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। सिंपल सी बात है यार, इतनी सी। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। इतनी सी बात है बस। हाँ कि ना? यस सर। अब डिप्लॉइड जाइगोट बन तो गया, पर डिप्लॉइड जाइगोट में एक चीज याद रखनी है कि ये जाइगोट मेल बनाएगा या फीमेल बनाएगा बच्चा, ये कैसे डिसाइड होगा? एक बात याद रखनी है कि हमारे पास कितने क्रोमोसोम है। हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर तो पढ़ चुके हैं। तो उसमें पता है कि हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जिसमें से 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम है और एक्स और वाई। एक क्या है? एक है जो बता देते हैं एलोसोमल मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। अब अगर ये एक्स वाई है तो ये वो है, क्या कहते हैं, मेल है। और अगर ये एक्स एक्स है मतलब ये फीमेल है। तो अब ये बताओ, जब इसमें गैमेट बनेंगे फीमेल में, ओवम बनेंगे, तो उनमें क्या जाएगा? एक्स एक्स जाएगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। अब जब एक्स वाई में गैमेट बनेंगे तो क्या जाएगा? गैमेट मेल में गैमेट बनेंगे तो एक में एक्स जाएगा एक में वाई जाएगा। हाँ कि ना? अब बताओ कौन डिसाइड करेगा कि बच्चा क्या होगा, मेल होगा फीमेल होगा? तो आंसर है कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज कर ले। तो अगर ये इसे फर्टिलाइज करेगा तो लड़की, अगर ये इसे फर्टिलाइज करेगा तो लड़की, अगर ये इसे फर्टिलाइज करेगा तो लड़का, अगर ये इसे फर्टिलाइज करेगा तो लड़का। तो 50% चांसेस है कि वो हो बता देते हैं मेल हो सकते हैं, और 50% चांसेस है कि फीमेल हो सकते हैं। अब ये बात याद रखनी है कि ये भी डिपेंड करता है तो सेक्स, ये क्या है? बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन है। ये क्या है? बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन हो किससे रहा है? मेल से, मेल पार्टनर से। मतलब कौन कर रहा है? फादर डिटरमाइन कर रहा है। हाँ कि ना? फादर डिटरमाइन कर रहा है। अब इसके पीछे एक और चीज बताता हूँ।
अब आपके सीमेन में, मेल के सीमेन में कौन सा स्पर्म प्रेजेंट है, ये भी डिपेंड कर जाता है कि जनरली आधा जो स्पर्म जो रहते हैं वो एक्स वाले लेते हैं, आधे वाई वाले। पर कई बार थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, कभी वाई वाले ज्यादा हो सकते हैं, कभी एक्स वाले। वो डिपेंड करता है कैसी उसकी लाइफ स्टाइल है, कैसी उसके रिप्रोडक्टिव तलाक की कंडीशन है। दूसरी बात, जो ओवम है वो साथ में कुछ चीजें सिक्रीट भी करता है, कुछ केमिकल सिक्रीट भी करता है जो एक सर्टेन टाइप ऑफ स्पर्म को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कुछ ओवम में कुछ ओवम वाई वालों को अट्रैक्ट करने वाली सिक्रीशन करते हैं, और कुछ एक्स वालों को, हाँ कि ना। तो जो इस पर सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किसे कौन भी कर रही है, फीमेल भी कर रही है, फीमेल का ओवम भी कर रहा है और मेल का स्पर्म भी कर रहा है। पर अगर मैं क्रोमोसोम के हिसाब से बोलूं तो सेक्स डिटर्मिनेशन ओवल और किसके कारण हो रहा है, फादर के कारण। तो क्रोमोसोम किससे आ रहे हैं, फादर के कारण। दूसरी चीज, ये जो मैंने ओवम वाली बात बताई, ये एक्चुअल में साइंटिफिक स्टडी है, पर ये बताई क्यों नहीं जाती? क्योंकि बहुत पहले के जमाने में, बहुत पहले क्या होता था, परसिक्यूशन होता था, जो तीन लोगों को लड़के चाहिए रहते थे, हाँ कि ना। यस सर। तो उसके कारणवश क्या होता था कि जो फीमेल्स है उनके साथ अत्याचार होता था बहुत पहले। तो क्या होता था कि इसी नाम से ये जो स्टडीज है ये सामने नहीं लाई जाती, बहुत सी स्टडीज, हाँ कि ना। यस सर। दूसरी बात क्या है, अ, दूसरी बात क्या है, और कुछ है ही नहीं इसमें, पहली बात। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन कौन कर ले, फायदा कर ले। लो तो क्या आंसर देना है, फायदा कर ले। समझ में आया? ये जो एक्स्ट्रा ज्ञान है ये मैं बता देता हूँ कि कैसी क्या चीजें होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100% हम लोग बायो के स्टूडेंट है तो हम लोग तो अच्छे से पता लेना चाहिए ये बात तो चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं थी सिर्फ फादर डिटरमाइन कर ले, क्रोमोसोम के आधार पे फादर डिटरमाइन कर ले, और एनसीईआरटी बोलती थी सिर्फ फादर डिटरमाइन कर ले। प्लेटफॉर्म में कौन, फादर और मदर दोनों डिटरमाइन कर ले, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है। तो अब आते हैं कि एनसीईआरटी क्या लिखती है उसके ऊपर। तो क्या है फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड zygote, the gisel is called fertilization. Fusion of male and female gamete and formation of diploid zygote is called fertilization. इसमें कितने प्रोसेस हैं, चार प्रोसेस है। इसमें कितने प्रोसेस है, चार प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या है, सिनगेमी। दूसरा प्रोसेस क्या है, प्लाज्मोगेमी। तीसरा प्रोसेस क्या है, कैलियोगेमी। और चौथा प्रोसेस क्या है, एम्फीमेक्सिस। नोट क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, एम्प्यूलर लीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। पहले क्या दे रहा था, एम्प्यूलरली स्टमक जंक्शन, पर अब वो गलत है, एनसीईआरटी बदल चुकी है, अपने आप तो सुधार चुकी है। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन इज अ चांस इवेंट। वो चांस इवेंट है। चांस इवेंट कैसे है, क्योंकि स्पर्म और ओवम जो है वो हमेशा के लिए वायबल नहीं रहते। स्पर्म 3 दिन के लिए वायबल रहता है और ओवम 1 दिन के वायबल रहता है। इसीलिए स्पर्म और ओवम जब एक साथ आते हैं तभी फर्टिलाइजेशन होता है, हाँ कि ना। इसी कारणवश जो ऑल कॉपुलेशन कैन नॉट लीड टू प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन, इसीलिए हर एक कॉपुलेशन से प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन नहीं होता, हाँ कि ना। यस सर। हाँ कि ना। यस सर। तो फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द स्पर्म एंड द ओवम विच द एम्प्यूला साइमल्टेनियसली। अब ओवम लिखना सही नहीं है, अब सेकेंडली उसे जनरली लिखना चाहिए। तो दी एनसीईआरटी भी अपने आप तो सुधार चुकी है, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है। और ऑल कॉपुलेशन कैन नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। Many sperm which is egg or secondary oocyte in the ampulla part of the fallopian tube, but only one sperm can enter the egg. इसी को क्या बोलते हैं, मोनोस्पर्मी। इसी को क्या बोलते हैं, मोनोस्पर्मी। डेफिनेशन क्या है, मोनोस्पर्मी मतलब सिर्फ एक ही स्पर्म एंटर करे एग में। और पॉलीस्पर्मी क्या है, मैंने बताया था कुछ एक्सेप्शंस लेते हैं जिसमें 2 से 3 एंटर कर जाते हैं। तो वो क्या होता है, व्हेन मोर देन वन स्पर्म एंटर कर जाते हैं फर्टिलाइज एग में, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। तो वो जो कई जुड़वे ऐसे पैदा नहीं होते जो आपस में किसी बॉडी पार्ट से जुड़े रहते हैं वो फिजिकली, तो वो जो है वो इसी पॉलीस्पर्मी के कारण होता है, हाँ कि ना। यस सर। अब मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या, पहला है इंसेमिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, स्पर्म का ट्रांसफर होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। सेकंड क्या, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म एक्वायर एबिलिटी टू फर्टिलाइज ओवम। स्पर्म कैसे एक्वायर किया, ये जो लाइन है ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लाइन है जो आसानी से समझ में नहीं आती। पर लल्लो तो समझ में आ जाएगी, क्यों? तो लल्लो तो पता है कि ये बाइंडिंग प्रोटीन है। बाइंडिंग प्रोटीन किससे ढका हुआ है, गैलिया कपाइटिस से। जब तक गैलिया कपाइटिस तो हटाएंगे नहीं तो ये बाइंडिंग प्रोटीन उस
स्पीसीज से स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा और स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, हाँ कि ना? यस सर। अकर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव तलाक, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव तलाक में होता है। इन्वॉल्व मोटिलिटी ऑफ स्पर्म एंड एक्लोसोमल रिएक्शन, इसमें मोटिलिटी ऑफ स्पर्म बढ़ाई जाती है बाय कैल्शियम इनफ्लक्स एंड एक्लोसोमल रिएक्शन होते हैं, एक्लोसिन निकलते हैं और हाई एल्यूलोनी देश निकलता है, हाँ कि ना? यस सर। इसमें स्पर्म की मूवमेंट को एनहेंस किया जाता है। स्पर्म स्विम करता है रैपिडली टुवर्ड्स एम्प्यूलर रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब पार्ट ऑफ ओवम क्या है? ओवली से ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेटेड एग जो है वो एंटर करता है फैलोपियन ट्यूब में विद द हेल्प ऑफ फिम्बलिए, जो इनफंडिबुलम का पार्ट होता है, और एग ट्रांसपोर्टेड हो जाता है टुवर्ड्स एम्प्यूला। पर एग तो नॉन मोटाइल रहते हैं, तो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें मैंने बताया था कि सीलिएटेड सेल्स रहते हैं, और सीलिया जो है वो एक ही सेम मूवमेंट करता है, तो वो ओवली से यूटरस की तरफ मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे वो है कौन? ओवली, ये इनफंडिबुलम, ये एम्प्यूला। तो जब इधर मूव करना है तो ऐसे मूव करवाते हैं, हाँ कि ना? तो एट दी एंड एम्प्यूला में आ ही जाता है, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। तब क्या होता है बेसिकली कि जो स्पर्म है, जो अरे हाँ, तो स्पर्म और एग जो लीच करते हैं एम्प्यूलर लीजन साइमल्टेनियसली, तो क्या होता है? स्पर्म केम इन कांटेक्ट विद एग मेम्ब्रेन, एग की मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट में आता है। एक्लोजोमल रिएक्शन एक्टिवेट होते हैं। फर्स्टली जो स्पर्मी एंजाइम है ऑफ एक्लोजोम डिसॉल्व कर देते हैं कोलोना लेडिएटा। स्पर्मी बोल सकते हो या हाई एलियोलोनिडेज बोल सकते हो, हाँ कि ना? इस असल में बहुत से थोड़े और एंजाइम भी निकलते हैं, तो वो कलेक्टिवली स्पर्मी एंजाइम कहला जाते हैं, पर लल्लो तो क्या याद रखने हैं? हाई एल्यूलोनिडेज। ठीक है। अब कोलोनल एरिया कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है एम्प्यूलर लीजन ऑफ एलोपियन ट्यूब में। फिर क्या होता है? स्पर्म कॉन्टेम में आता है जोना पेल्यूसिडा के, जहाँ पे जेपी थ्री रिसेप्टर्स होता है। जेपी थ्री रिसेप्टर किससे बाइंड करता है? बाइंडिंग प्रोटीन से, हाँ कि ना? यस सर। फिर इसके कारण क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ताते हैं उसमें अब क्या होगा? जेपीटी रिसेप्टर के कांटेक्ट में आया तो जोना लाइसिन एंजाइम निकलता है एक्लोजोम के, और क्या करता है? जोना पेल्यूसिडा तो भेज देता है स्पर्म। अब जैसे ही जोना पेल्यूसिडा तो भेदा, स्पर्म पूरा एंटर कर गया, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग में चेंजेस आता है, जिसके कारण परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीज हो जाती है फॉर Na प्लस आयन, हाँ कि ना? जिससे डीपोलराइजेशन हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और इन्फ्लक्स होता है सोडियम आयन का, हाँ कि ना? अब ये सोडियम आयन के इन्फ्लक्स के कारण क्या होता है? जो पॉलीस्पर्मी है, मतलब कि ऑल स्पर्म एंटर नहीं कर पाते, और ऑल स्पर्म एंटर नहीं कर पाते, तो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करना रहता है, हाँ कि ना? यस सर। अब जब ये स्पर्म एंटर कर जाता है साइटोप्लाज्म में एग के, वो इन्फ्लक्स होता है कैल्शियम प्लस आयन का, जो एक्टिवेट कर देता है कॉर्टिकल रिएक्शन, जो इंड्यूस करता है एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल गैन्यूस। ये सब बकवास याद नहीं रखना है, ठीक है, हाँ कि ना? यस सर। तो क्या होता है? मियोसिस टू कंप्लीट होता है, और क्या कहते हैं? बेसिकली फ्यूजन हो जाता है मेल और फीमेल गैमेटा। बस इतनी सी बात याद रखनी है, ये सारा एक बकवास है ऐसी एक्स्ट्रा जो टीचर लोग पढ़ाते हैं, ये बकवास है पूरा। ठीक है, अब आगे आते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? बोल दिया यहाँ पे मेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, पर लल्लो तो असली अब भी पता है कि मेल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, फीमेल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, हाँ कि ना? तो लेफ्ट साइड क्या है? जब इसका चार्ट बनाया जाता है, तो एनसीईआरटी के चार्ट तो मैंने यहाँ वर्स के फॉर्म में लिख दिया है, हाँ कि ना? जब एक्स 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 वाला ओवम और एक्स वाला स्पर्म वो करेंगे, तो क्या बनेगा? एक्स एक्स वाला जाइगोट, हाँ कि ना? ये सर, ये एक्स एक्स क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है, तो ये क्या है? फीमेल है। ये क्या है? एक्स क्या है? वो ओवम, और वाई क्या है? स्पर्म। तो जब ये फर्टिलाइज करेंगे तो क्या बनेगा? एक्स और वाई वाला जाइगोट, हाँ कि ना? तो अब ये क्या है? ये मेल है, ये क्या है? मेल है, सिंपल सी बात है। अब इस मेजर पॉइंट क्या है? ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पर्म डिसॉल्व इन साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट न्यूक्लियस, स्पर्म न्यूक्लियस और प्रोक्सिमा सेंट्रियोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वो जलूलत है जाइगोट को, हाँ कि ना? यस सर। इम्प्लांटेशन अकर्स है, ये बाद में पढ़ लेंगे। कोलोना लेडिएटा जो है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाती है फेलोपियन ट्यूब में, मतलब कोलोना लेडिएटा गायब हो जाती है, जाइगोट में कोलोना लेडिएटा प्रेजेंट नहीं होती, हाँ कि ना? यस सर। जोना पेल्यूसिडा यूटरस में डिसॉल्व होती है इम्प्लांटेशन से जस्ट बिफोर, हाँ कि ना? यस सर। जोना पेल्यूसिडा क्या प्रिवेंट करती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी।
आगे पढ़ेंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो पढ़ चुके हैं, जब यूटस के सही जगह फंडस में इम्प्लांटेशन हो तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी है, पर कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाए, जैसे आपका फेलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन हो गया, तो वो क्या होगा, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, मतलब जाइगोट मल्टीप्लाई करते, उसके सेल्स मल्टीप्लाई कर जाते, क्या बना लेता है, एम्ब्रियो बना लेता है। हाँ जी ना, ये सर। और अगर वो यूटस में उसे इम्प्लांट होना है, आखिर चिपकना है, पर वो फैलोपियन ट्यूब में ही कहीं चिपक जाए या कहीं और चिपक जाए, यूटस के किसी और भाग में, सर्विक्स में आते चिपक जाए, तो वो होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसे कौन प्रिवेंट करता है, जोना पेल्यूसिदा। तो अगर जोना पेल्यूसिदा थोड़ी पहले ही डिजॉल्व हो गई तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिर कल इम्प्लांटेशन और थोड़ा सा क्लीवेज एम्ब्रियो फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो वो इम्प्लांटेशन से ही रिलेटेड है। ठीक है। जय श्री राम।